आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर शायद एक बार किसी का भी भरोसा अपने करीबी रिश्तों के ऊपर से डगमगा सकता है। एक बार किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले सोचा जरूर जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता शायद ही बचा हो जिसमें अपराध को अंजाम न दिया गया हो। एक ऐसी कहानी जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। लेकिन इस कहानी में जहाँ एक तरफ रिश्तों की धोखेबाजी और उसका भयावह रूप है, तो दूसरी तरफ आपसी प्रेम और सद्भावना भी है। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग रहते हैं। इस कहानी में बहुत गुत्थियां हैं और रहस्य भी हैं। एक कातिल ने अपराध करके एक ऐसे रिश्ते का नाम खराब किया जिस रिश्ते की बहुत इज्जत की जाती है और पवित्र माना जाता है। एक लड़की जिसने एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसने उसका भरोसा न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया, उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश भी की। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मामला गुजरात के वडोदरा शहर का है। वडोदरा के ही पास एक इलाका है जिसका नाम है चांसद। चांसद असल में एक गांव है, लेकिन ये चांसद बहुत फेमस जगह है क्योंकि स्वामी नारायण संप्रदाय के जो प्रमुख हैं उनकी जन्मभूमि इस चांसद को माना जाता है और इस चांसद का एक धार्मिक महत्व है और यहाँ पे स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो इस जगह की अपनी खास विशेषता और महत्ता है। तो इसी चांसद में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था खुशबू जानी। खुशबू तकरीबन 20 साल की थी और ये महाराजा सायाजी गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में बीकॉम की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। खुशबू 2 बहनें थीं। इसकी बड़ी बहन का नाम तेजल था जो शादीशुदा थी। खुशबू पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। सबसे जल्दी ही घुल मिल जाती थी। लेकिन 11 दिसंबर 2019 को खुशबू अपने ही घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। घर वालों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि कहीं किसी के घर तो नहीं चली गई, क्योंकि उस गांव में सभी लोगों में बहुत प्रेम और लगाव था। लोग एक दूसरे के घरों में उठते बैठते थे। तो खुशबू के घर वालों को लगा था कि हो सकता है कि किसी के घर पड़ोस में गई होगी, लेकिन हर जगह ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिली। घर वाले और गांव वाले मिलकर खुशबू की तलाश में लगे हुए थे। जब ये पता किया गया कि खुशबू आखिरी बार कहाँ थी, 11 तारीख को किसके साथ देखी गई थी, तो पता चला कि खुशबू अपनी बड़ी बहन तेजल के साथ देखी गई थी। दोनों बहनें उस दिन किसी काम से बैंक गई थीं। फिर बैंक से दोनों बहनें वापस आईं। चूंकि तेजल शादीशुदा थी तो वो अपने ससुराल चली गई, क्योंकि उसका ससुराल भी पास में ही था, और खुशबू अपने घर वापस आ गई। खुशबू की माँ इस दौरान किसी काम से बाहर थी, तो खुशबू अपने घर में अकेली थी और आखिरी बार तेजल खुशबू को घर में ही छोड़कर गई थी। तेजल ने बाद में इस बात की पुष्टि भी की थी, लेकिन जब खुशबू की माँ ने बाहर से खुशबू के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसका मोबाइल फ़ोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था। तब तक भी किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि खुशबू गायब हो गई है। बाद में शाम को जब खुशबू की माँ घर लौटी, जिसका नाम हेमा है, तो हेमा यानी खुशबू की माँ ने ये नोटिस किया कि खुशबू तो घर में है ही नहीं। तब उन्हें बहुत चिंता हुई, क्योंकि जब इससे पहले उन्होंने खुशबू को फ़ोन मिलाया था तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था और अब भी वो घर में नहीं थी। तो हेमा ने अपनी दूसरी बेटी तेजल को फ़ोन किया और उससे खुशबू के बारे में पूछा कि खुशबू क्या तुम्हारे साथ है। तब तेजल ने कहा कि नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। इसके बाद पूरे परिवार में खलबली मच गई और खुशबू की तलाश जारी की गई। खुशबू के परिवार वाले काफ़ी परेशान थे। अब उन्हें लगने लगा कि चांसद से वडोदरा दूर नहीं है, तो हो सकता है कि खुशबू किसी काम से वडोदरा चली गई हो बिना किसी को बताए। तो उन्होंने जो चांसद बस स्टॉप पर वडोदरा से आने वाली लास्ट बस आती थी, उन्होंने उस लास्ट बस तक का इंतज़ार किया। उन्हें लगा था कि अगर खुशबू वडोदरा गई होगी तो बस से वापस आ जाएगी, लेकिन घर वालों के हाथ निराशा लगी, क्योंकि खुशबू के घर वाले इंतज़ार करते रहे और खुशबू लास्ट बस से भी घर नहीं लौटी। अब खुशबू चांसद से कहाँ गायब हो गई, उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद था, उसे किसी ने आखिरी बार कहीं बाहर देखा भी नहीं, वो तो घर पर ही थी, तो घर से कैसे गायब हो सकती है। तो ये सारे सवाल खुशबू के घर वालों को परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं गंवाकर सीधे लोकल पुलिस स्टेशन पहुँचे और उस लोकल पुलिस स्टेशन का नाम है पदरा पुलिस स्टेशन। तो पदरा पुलिस स्टेशन जाकर खुशबू के घर वालों ने खुशबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अब इस मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले खुशबू के घर वालों से पूछताछ शुरू की। आस पड़ोस और खुशबू की कुछ सहेलियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन खुशबू के बारे में कोई भी ठोस जानकारी पुलिस को नहीं पता चली। ऐसे में खुशबू का मोबाइल फ़ोन भी बंद था, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं हासिल हो पा रही थी।
लेकिन जब खुशबू की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो पुलिस को पता चला कि खुशबू का मोबाइल फ़ोन आखिरी बार इसी गांव चांसद में ही था और यहीं स्विच ऑफ भी हुआ था। पुलिस कुछ दिनों तक इंतज़ार करती रही। इस बीच चूंकि इस गांव के लोगों में बड़ा अपनापन था, बहुत सद्भावनाएं थी, लोग हमेशा ही एक दूसरे की मदद करते थे, तो जब खुशबू गायब हुई तब गांव वालों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया था और उन्होंने पुलिस पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव वालों ने अपनी तरफ से कदम उठाते हुए ये किया कि 2.5 लाख रुपए की रकम गांव वालों ने मिलकर इकट्ठा की और उन्होंने ये तय किया कि ये जो 2.5 लाख रुपए हैं ये उस आदमी को दिए जाएंगे जो खुशबू का पता पुलिस को या गांव वालों को बताएगा। तो इस बात से साबित होता है कि उस गांव के लोगों में कितना प्रेम और एकता थी। लेकिन इस बीच इस मामले में बहुत दुखद और अफसोसनाक घटना हुई। हुआ ये था कि 11 दिसंबर को खुशबू गायब हुई थी और 14 दिसंबर शनिवार के दिन शाम को चांसद में ही एक जगह है जिसका नाम ब्लैक हेवन है। तो इस ब्लैक हेवन के एक तालाब में एक लाश लोगों को पानी के ऊपर तैरती नजर आई। तो जब शाम के वक्त लोगों ने इस लाश को देखा तो लोगों को बड़ी फिक्र हुई और उन लोगों द्वारा ही उस लाश को किसी तरह खींचकर उस तालाब से निकाला गया। तो जिस गांव में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इतनी जद्दोजहद और पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, उसी गांव के एक हिस्से से जब एक लाश ऐसे नाजुक समय में मिली तो आप समझ सकते हैं कि उस गांव के लोग कितने बेचैन हुए होंगे। उस गांव का उस समय क्या माहौल रहा होगा। लाश का पैर मोटी रस्सी से जोर से बंधा हुआ था। लाश के ऊपर कपड़ा, प्लास्टिक और एक मोटी कंबल लिपटी हुई थी। लोगों के द्वारा वो सब हटाया गया और लाश सबके सामने थी जो खुशबू की थी। 3 दिन का वक्त गुजर चुका था और लाश की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनका डर सही साबित हुआ। गांव वालों के द्वारा तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और लाश के साथ जो चीज़ें मिली थीं, यानी पॉलीथीन का पैकेट, एक कंबल जिसमें वो लाश लिपटी हुई थी, कुछ कपड़े थे, उन्हें भी पुलिस ने कलेक्ट किए और उन सब चीज़ों की वीडियोग्राफी भी कराई गई। और ये सारा वीडियोग्राफ कराने के बाद पुलिस ने इन वीडियोज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए सभी जगह सर्कुलेट करवाया ताकि इन चीज़ों को देखकर इस केस के बारे में कोई क्लू मिल सके किसी के ज़रिए। अगर ये लाश खुशबू की ही है तो वो इस हाल में कैसे पहुंची, पुलिस ये पता लगाना चाह रही थी। फ़ौरन खुशबू के घर वालों को इत्तला दी गई तो खुशबू की बहन तेजल और हेमा दोनों फ़ौरन वहाँ मौके पर आईं। जब उन्होंने डेड बॉडी देखी तो वो बहुत बुरी तरह रोने लगी और घर वालों ने क्लियर कर दिया कि ये लाश खुशबू की ही थी। गांव वाले सख्ते में आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चांसद जैसी जगह पे जहां क्राइम बहुत कम होता है, जहां के लोग इतने धार्मिक हैं, स्वामी नारायण संप्रदाय का इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो इस तरह की घटना कैसे हो गई और किसने खुशबू की जान ली और क्यों ली। ये तमाम सवाल पुलिस वालों को और गांव वालों को बहुत परेशान कर रहे थे और पुलिस के लिए जो खुशबू को ढूंढने की चुनौती थी वो अब डबल हो चुकी थी, क्योंकि अब तक तो सिर्फ एक गुमशुदगी का केस था, लेकिन अब ये मामला मर्डर में बदल चुका था। ये मामला एक पेचीदा केस बन चुका था क्योंकि लाश जिस तरह से तालाब में मिली थी उससे क्लियर हो चुका था कि खुशबू का मर्डर हुआ था। लेकिन पुलिस को उस वीडियोग्राफी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और सीडीआर में भी कुछ ऐसा अजीब नहीं था जिससे मामले की जांच को एक सही दिशा मिल सके। उसकी किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं थी और ना ही उसके कॉल डिटेल में कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल ही सामने आया था। खुशबू के मामले में ऐसा कुछ नहीं था, तो पुलिस क्लूलेस थी। लेकिन इसी बीच पुलिस ने एक अंधेरे में तीर छोड़ा और अपना दिमाग लगाते हुए उन्होंने ये बात पूरे चांसद में फैला दी कि अब हम कातिल के बहुत करीब हैं, वो हमारी रडार पर आ चुका है, हम उसे पकड़ने वाले हैं, क्योंकि उसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज स्वामीनारायण मंदिर के कैमरे में कैद हो चुकी है। जबकि पुलिस को ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने ये चाल चली। पुलिस को कोई भी फुटेज नहीं मिली थी कातिल की। तो जब ये बात पुलिस ने फैलाई उस इलाके में, तब एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। एक व्यक्ति जो उसी चांसद का रहने वाला था, वो चुपके से स्वामी नारायण मंदिर में घुसा और दाखिल होने के बाद उसने सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर होता है उसे चुरा कर वो फरार भी हो गया। जब पुलिस को इस बारे में पता चला कि किसी ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर चुरा लिया है, तो पुलिस के कान खड़े हो गए। और जब पुलिस ने नए सिरे से इस चोरी के मामले की जांच शुरू की तो पुलिस एक लड़के तक पहुंची। इस लड़के का नाम था हितेश व्यास और उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ये जो लड़का था हितेश, वो खुशबू के घर के बगल में ही रहता था और हितेश खुशबू का मुंहबोला भाई था, जिसे आप धर्म भाई भी कह सकते हैं, और खुशबू हितेश की मुंहबोली बहन थी। हितेश को पकड़कर जब उससे पूछताछ की गई
कि तुम डीवीआर क्यों चुरा कर ले आए मंदिर का, तब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा और तब हितेश ने जो राज खोला वो बहुत ही दहलाने वाला था। हितेश ने बताया कि 11 तारीख को उसने धोखे से खुशबू को अपने घर पर बुलाया था और अपने घर बुलाकर वो खुशबू के साथ ज्यादती करना चाहता था। अपनी ही मुँह बोली बहन के साथ वो गलत करना चाहता था और जब वो इसमें नाकाम हो गया तब उसने गुस्से से उसे मौत के घाट उतार दिया था। हितेश ने डिटेल में पुलिस को बताया कि जब 11 दिसंबर को दोनों बहनें बैंक से घर वापस आई थीं, खुशबू और तेजल जब खुशबू को छोड़कर अपने ससुराल चली गई, तब हितेश ने खुशबू को अपने घर बुलाया। उसने खुशबू से कहा कि मुझे अपनी कुछ किताबों पर कवर चढ़ाना है, तो मैं अकेले ये नहीं कर पा रहा हूँ, तुम प्लीज़ मेरी मदद कर दो। चूँकि खुशबू उसकी मुँहबोली बहन थी और दोनों के बीच में अक्सर बातचीत भी होती थी, वो दोनों हमेशा ही एक साथ पढ़ाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करते थे और दोनों के परिवारों में भी बहुत मेल जोल था, तो खुशबू को इसमें कोई शंका जैसी बात नहीं लगी। तो खुशबू हमेशा की तरह हितेश के घर चली गई और उस दिन इत्तेफाक से हितेश के मम्मी पापा घर पर नहीं थे। खुशबू हितेश के घर गई तो हितेश की नीयत अपनी ही बहन पर ख़राब हो गई और उसने खुशबू को पहले अपने काबू में करने की कोशिश की, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा और खुशबू जो है इस अचानक हमले से, इस तरह के व्यवहार से बिल्कुल अनजान थी। वो सदमे में आ गई। उसने हितेश को ज़ोर का झटका दिया और अपने आप को बचाने की कोशिश में वो चिल्लाने लगी और भागने लगी, लेकिन हितेश ने खुशबू को काबू कर लिया और उसके सिर पर अपने घर में रखे एक हथौड़े से ज़ोरदार वार कर दिया। खुशबू को बड़ी तेज़ चोट आई, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बचाना चाह रही थी किसी भी तरह से। तो खुशबू दौड़कर हितेश के ही घर में ऊपर के फ्लोर में चली गई और ऊपर जाकर उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। लेकिन चूंकि घर में कोई नहीं था, उधर खुशबू के घर में भी कोई नहीं था, तो खुशबू बाथरूम के अंदर घुसकर बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी। इधर हितेश को ये डर सताने लगा कि कहीं खुशबू की चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोई सुन न ले, लेकिन उसकी चीखों पुकार सुनने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। हितेश डर गया था कि अगर अब खुशबू बाहर जाकर ये सब कुछ सबको बता देगी तो उसका भेद खुल जाएगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। इसके बाद उसने गुस्से में कि वो खुशबू के साथ कुछ कर नहीं पाया, इसलिए उसने ज़बरदस्ती फोर्सफुली बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने ही घर के बाथरूम का दरवाज़ा उसने तोड़ा और उसने दोबारा खुशबू के सिर पर उसी हथौड़े से ज़ोरदार वार किया। इसके बाद खुशबू वहीं बेहोश होकर गिर गई, लेकिन इसके बाद भी हितेश का गुस्सा और हैवानियत कम नहीं हुई। उसे लगा कि अगर ये ज़िंदा रह गई तो शायद वो नहीं बच पाएगा, तो उसने अपने घर में मौजूद आरी नुमा किसी ब्लेड से खुशबू का गला रेत दिया। अपने ही घर में सबकी गैर मौजूदगी में अकेले उसने अपनी ही बहन को मौत की नींद सुला दिया, उसका कत्ल कर दिया। हालांकि दुनिया ऐसी है कि अपनी सगी बहन की भी लोग जान ले लेते हैं। खैर, फिर भी ये तो मुँह बोली बहन थी। और इसके बाद जितना हो सकता था उसने वहाँ से खून के धब्बे को साफ किया और अपने घर के एक कंबल में उसने खुशबू की लाश लपेटी। उसके बाद एक पॉलीथीन में वो लाश लपेटी और हाथ पैरों को रस्सी से सख्ती से बांधे। चूँकि उसके घर में कोई मौजूद नहीं था तो उसे अच्छा मौका और काफ़ी टाइम मिल गया था ये सब करने के लिए। इसके बाद इसने खुशबू की लाश को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। इसको लग रहा था कि लाश के साथ ये कंबल वगैरह बांध दूंगा। चूँकि कंबल एवं रुई से बनी चीज़ ऐसी होती है कि वो चीज़ पानी में फूलने के बाद भारी हो जाती है, तो वो लाश शायद तालाब में डूब जाए और ऊपर आए ही ना, और नीचे ही वो लाश डूबकर सड़ जाएगी, गल जाएगी और खुशबू का किसी को पता भी नहीं चलेगा। और लाश फेंकने के बाद हितेश वहाँ से वापस चला आया। किसी ने उसे देखा भी नहीं। अगले दिन चूँकि हितेश के मन में तो चोर था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ, तो ये ब्लैक हेवन इलाके में गया अपनी बाइक पर घूमते हुए और उसने वहाँ देखा कि खुशबू की लाश ऊपर तैर रही है। जब हितेश ने ये देखा तो उसके हाथ पाँव फूल गए। उसे लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा। अब इसने उस लाश को पानी के अंदर डुबोने के लिए एक पेड़ के तने का इंतज़ाम किया और उसने उस पेड़ के तने को तालाब में उतरकर खुशबू की लाश के साथ बांधा और फिर लाश को उस पेड़ के तने के सहारे पानी में डुबो दिया और खुद बाहर निकल आया। तो कुल मिलाकर कत्ल किया। कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया। दूसरे दिन फिर तालाब में गया और एक बार फिर लाश को पानी में ठिकाने लगाया। और किस्मत कहें तो इतना सब कुछ करने के बावजूद इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। और लगातार जब पूरा गांव उस खुशबू को ढूंढने में लगा हुआ था, तब उसका मुँह बोला भाई हितेश भी बड़ी बेचैनी दिखा रहा था और खुशबू को जोरों शोर से ढूंढने की नाटक कर रहा था। तो अपनी ही बहन की हत्या करने के बाद गांव वालों के सामने ये पूरी तरह से ड्रामा कर रहा था, लेकिन ये पकड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि इसके बारे में कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था।
तो फाइनली पुलिस की सूझबूझ और अंधेरे में चलाया गया तीर एकदम सही निशाने पर लगा और हितेश पुलिस के कब्जे में था। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहाँ एकदम सूट कर गई थी। पुलिस के सीसीटीवी वाली बात से हितेश डर गया था। उसे लगा था कि पुलिस सच कह रही है और हो सकता है कि वो मंदिर में लगे कैमरों की जद में आ चुका है और इसी डर के कारण उसने मंदिर में चोरी की और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इस तरह पुलिस के सामने पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने हितेश को तो पकड़ा ही, लेकिन इसके बाद पुलिस ने हितेश के माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया। अब ये सोचने वाली बात है कि माँ बाप को क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि माँ बाप कत्ल के समय तो घर पर थे ही नहीं। तो माँ बाप को गिरफ्तार किया गया हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए। जब पुलिस ने खुशबू की लाश और उसके साथ मिले सामानों का वीडियोग्राफी करवाकर सोशल मीडिया में सर्कुलेट करवाई थी, तब हितेश के माँ बाप ने वो वीडियो देखा था और तब उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया कि उन्हीं के घर का कंबल लाश के ऊपर लिपटा हुआ है। कंबल के कलर और डिज़ाइन से हितेश के माँ बाप ने देखकर ये जान लिया था कि वो उन्हीं के घर की कंबल है। फिर उन्होंने हितेश से कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, हमारे कंबल में खुशबू की लाश कहाँ से आई। तब हितेश ने अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दिया था और तब हितेश के माता पिता ने कानून का साथ ना देकर अपने बेटे का साथ दिया था। उन्हें लगा कि पड़ोस की बेटी तो अब मर ही गई है, लेकिन हमारा बेटा सलाखों के पीछे जाने से बच जाए। हितेश के पिता का नाम महेंद्र और माँ का नाम रक्षा व्यास था। तो इन दोनों ने मिलकर जो बाथरूम का ताला हितेश ने तोड़ा था, उस ताले को रिपेयर करवाया और जहां ज़बरदस्ती किए जाने पर घर का कोई हिस्सा टूट फूट गया था, उसकी भी मरम्मत करवाई गई। जहां खून के धब्बे हितेश से साफ नहीं हो पाए थे, वहां इन दोनों ने मिलकर सफाई की और बचे हुए खून के धब्बों को छुड़ाया गया। कुल मिलाकर अपने बेटे की कत्ल में तो नहीं, लेकिन कत्ल के बाद सबूत मिटाने के लिए मदद की। इस जुर्म में पुलिस ने महेंद्र और रक्षा व्यास को भी गिरफ्तार किया। तो इस तरह चांसद गांव में बीकॉम 3rd ईयर की एक लड़की, जिसकी हत्या उसी के एक मुंहबोले भाई ने बलात्कार न कर पाने की कुंठा में कर दिया था, और इस हत्या का खुलासा पुलिस ने अपनी सूझबूझ से कर दिया था। हितेश को खुशबू को जान से नहीं मारना चाहिए था। शायद खुशबू अपनी इज्जत बचाकर भाग जाने के बाद हितेश के बारे में सबको बता देती तो हितेश के ऊपर कम से कम सज़ा का प्रावधान होता, लेकिन उसे जान से मारने के बाद तो हितेश को कड़ी से कड़ी सज़ा होने के चांसेस हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।